हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। दोस्तों, आज हम करेंगे जुलाई 2016 का द्वितीय प्रश्न पत्र। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों। प्रश्न है, ध्यान दे जरा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश को लोक भाषा ना कहकर देश भाषा किसने कहा है? तो ध्यान रहे, भरत मुनि ने, आचार्य भरत मुनि ने। ठीक है, क्या कहा? अपभ्रंश को लोक भाषा ना कहकर देश भाषा, शब्दों पर ध्यान दें, देश भाषा कहा है अपभ्रंश को किसने? आचार्य भरत मुनि ने। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। ठीक, अगला प्रश्न है, वज्रयान में महासुख दशा की प्राप्ति किससे मानी गई है? क्या है प्रश्न? वज्रयान में महासुख दशा की प्राप्ति किससे मानी गई है? तो दोस्तों ध्यान दें, प्रज्ञा और उपाय के योग से, प्रज्ञा और उपाय के योग से वज्रयान में महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी। ठीक है, महायान और हीनयान। ठीक है, जिसमें एक वज्रयान भी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि प्रज्ञा और उपाय के योग से वज्रयान में महासुख दशा, देखो दशा से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। अगला प्रश्न है, हिंदू पूजई देहरा, हिंदू पूजई देहरा मुसलमान मसीद, मुसलमान मसीद, यह पंक्ति किसकी है? तो ध्यान रहे, नामदेव की, नामदेव जी की पंक्ति है। हिंदू पूजई देहरा मुसलमान मसीद, मसीद मीन्स मस्जिद। ठीक है, नामदेव जी की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, ज्ञानदीप, ज्ञानदीप रचना के रचयिता कौन है? तो ध्यान रहे, शेख नबी, शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, यह कथन किसका है? तो ध्यान रहे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। ठीक है, याद रहे, रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रायोरिटी किसको दी है? तुलसीदास जी को। ठीक है, इन्होंने कबीर को स्थान नहीं दिया है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। ठीक है, किसको दिया है? सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण स्थान दिया है वो दिया है तुलसीदास को। ठीक है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास को महत्व दिया है। ये बात ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं, जिन लोगों को भी मेरा चैनल नहीं मिलता है तो दोस्तों सर्च करें हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा, हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा। ठीक है, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। सभी प्लेलिस्ट देखें और जैसा चाहें वैसी आप स्टडी करें। ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार। ध्यान रखें, कोई भी प्लेलिस्ट आप देखते हैं तो रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। जो भी आप नई वीडियो देखना शुरू करें उससे पहले जो आपने वीडियो की है उनकी जल्दी से रिवीजन कर लें। जल्दी का मतलब क्या है? यहाँ ऑप्शन होता है यूट्यूब में स्पीड बढ़ाने का, तो वीडियो की स्पीड बढ़ाकर जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लें। ठीक है, और आप नॉर्मल वीडियो भी देखते हैं तो भी आप स्पीड बढ़ाकर ही देखें, आपको वीडियो आसानी से समझ में आ जाएंगी। जैसी आपकी सुविधा हो आप वैसे पढ़ाई करें। ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद आप अपनी किताबों से प्रश्न जरूर लगाएं और किताबों की थ्योरी जरूर पढ़ें, तो जो बची हुई बातें रहेंगी वो आपको अपनी किताबों से मिल जाएंगी। ठीक है, हर चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें दोस्तों। जितना ज्यादा पढ़ेंगे आपकी बुद्धि का विकास उतना ज्यादा होगा, आपके कॉन्सेप्ट उतने ज्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, ध्यान रहे कि आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है अपना समय अपने ऊपर लगाओ। एक दिन
झूमोगे, किससे? खुशी से, आप और आपका परिवार। ठीक है, सफलता बहुत जल्द आपके हाथों में होगी दोस्तों। ठीक है, कंपटीशन बढ़ रहा है, एग्जाम्स के आप तरीके देख रहे हैं, गवर्नमेंट के क्या तौर तरीके हो रहे हैं आजकल। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे यही कहूंगी कि जितनी ज्यादा जल्दी आप अपनी जॉब ले लें उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ पता नहीं है कि क्या हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें प्राइवेट हो रही है। ठीक, तो इसलिए जितनी जल्दी सीरियस हो जाएंगे आप अपनी स्टडी के लिए, आप उतनी जल्दी कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखें दोस्तों। ठीक, और पूरा मन से पढ़ें और ढंग से पढ़ें, ये बात ध्यान रखें। देखते हैं अगला प्रश्न, जरा ध्यान देंगे। क्या है प्रश्न? राम ध्यान मंजरी। ठीक है, राम ध्यान मंजरी, इस रचना के रचयिता कौन है? तो ध्यान रहे, स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास की रचना है क्या? राम ध्यान मंजरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और स्वामी अग्रदास किसके गुरु थे? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो आप मेरे रामबाण संकलन की जो वीडियो है उसमें गुरु और शिष्य की एक अलग से प्लेलिस्ट है, सॉरी प्लेलिस्ट नहीं है, वीडियोस हैं, आप उन्हें देख लें। ठीक है, बाकी जो नहीं बताए गए हैं वो अपनी पुस्तकों से कवर कर लें। ठीक है, मेरे वीडियोस में आपको उतनी चीजें मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पास समय नहीं है तो वीडियोस को कम से कम 3 से 4 रिवीजन दे दें, आपका हिंदी साहित्य में बहुत अच्छा बेस बन जाएगा। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे व्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन मैं दिल से चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स दिल से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, कामयाब होना चाहते हैं, जो जूझ रहे हैं अपनी स्थितियों से, पारिवारिक स्थितियों से, जो भी उनकी स्थिति है, ठीक है, आप जरूर कामयाब हो दोस्तों। ठीक है, मैं चाहती हूं कि अगर जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे ना, समझ लेना मेरे एफर्ट बेकार नहीं गए। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं पूरे मन से करें। ठीक है, आप एक दिन जरूर कामयाब हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी को। ठीक है, तो ध्यान दें, अगला प्रश्न है, गौर करेंगे जरा। अपना परिचय देते हुए स्वीकार किया है कि है रथ पालकी गयंद गृह ग्राम चारु। क्या है रथ पालकी गयंद गृह ग्राम चारु, आखर लगाए लेत लाखन की सामा है। आखर लगाए लेत लाखन की सामा है। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? ध्यान रखें, पद्माकर जी की। ठीक है, तो अपना परिचय देते हुए पद्माकर जी ने स्वीकार किया है कि है रथपाल की गयंद गृह ग्राम चारु, आखर लगाए लेत लाखन की सामा हूँ। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी पंक्ति है, जरा ध्यान दें। तिये सैसव जोवन मिले, जोवन यानी यौवन, तिये सैसव जोवन मिले, भेद न जान्यो जात, प्रात समय निशी ध्योस के दुवऊ भाव दर्शात। प्रात समय निशी द्योत के दुवऊ भाव दर्शात। उक्त दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन हुआ है? तो ध्यान रखें, वह संधि की अवस्था का वर्णन हुआ है। ठीक है, नायिका की वह संधि की अवस्था का वर्णन हुआ है। और यह वर्णन किसने किया है? ध्यान रहे दोस्तों, रसलीन ने वर्णन किया है। रसलीन की पंक्तियां हैं, क्या है, जरा एक बार फिर से सुने। तिये सैसव जोवन मिले, भेद न जान्यो जात, प्रात समय निशी ध्योस के दुवऊ भाव दर्शात। ठीक है, याद रखें, रसलीन की पंक्तियां हैं जिसमें नायिका की वह संधि की अवस्था का वर्णन है। अब जरा ध्यान से सुने, रसलीन की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है दोस्तों। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। अमिये हलाहल मद भरे, अमिये हलाहल मद भरे, सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेहि चितवत एक बार, जेहि चितवत एक बार। किसकी पंक्ति है? रसलीन की पंक्ति है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। मिलन, पथिक, स्वप्न तथा नहुस, इनमें से राम नरेश त्रिपाठी जी का खंड काव्य कौन सा नहीं है? तो ध्यान दें, नहुस राम नरेश त्रिपाठी जी का खंड काव्य नहीं है, बल्कि मैथिली शरण गुप्त जी का खंड काव्य है। किसका? मैथिली शरण गुप्त जी का खंड काव्य है। अब जरा ध्यान दें, नहुस के अलावा अब बात करते हैं मिलन,
पथिक और स्वप्न, ये 3 खंड काव्य हैं। किसके? राम नरेश त्रिपाठी जी के। बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, आप इन्हें अच्छे से याद कर लें। ठीक है, मिलन, पथिक, स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी जी के खंड काव्य हैं, जबकि नहुस मैथिली शरण गुप्त जी का खंड काव्य है। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, काव्य पंक्तियां हैं, जरा ध्यान दें। समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था। क्या है पंक्ति? समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था, आनंद अखंड घना था। तो जयशंकर प्रसाद जी की उपर्युक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? तो ध्यान दें, आनंद सर्ग से। किससे? आनंद सर्ग से। आप ध्यान से देखें तो पंक्ति में आनंद शब्द भी आ रहा है। ठीक है, तो पहचान बना लें कि आनंद सर्ग से ली गई पंक्तियां हैं। कामायनी का आनंद सर्ग। क्या है पंक्ति? समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। तो दोस्तों, कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसके सभी सर्ग और जो इसके पात्र हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ईड़ा, ठीक है, मनु, ईड़ा, श्रद्धा, ये आपको पता होने चाहिए, और किसके प्रतीक हैं ये भी पता होने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप मेरे घटना चक्र वाले वीडियो देख सकते हैं, उसमें ये बातें बताई गई हैं। ठीक है, मनु मन का प्रतीक है। ठीक है, और ईड़ा बुद्धि का। ठीक है, श्रद्धा का भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अभी दिमाग से स्किप कर रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, आप चाहें तो वहां से वीडियो देख लें, अपनी किताबों से देख लें। प्रतीक जरूर याद करने हैं दोस्तों, यहाँ से आपके क्या होगा, प्रश्न जरूर बनता है। ठीक है, और इनका क्रम भी पता होना चाहिए कि किसके बाद कौन सा सर्ग आता है, ये इंपॉर्टेंट है कामायनी में। ठीक है, अब वो बहुत पुरानी बातें हो गई कि पूछा जाता था कि कामायनी कैसा काव्य है। ठीक है, महाकाव्य है, खंड काव्य है। ठीक है, तो ये एक महाकाव्य है। ये पुरानी बातें हो गई, अब चीजें बहुत ही डीप तरीके से पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो आप इन बातों का भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, गौर करें। बाल कृष्ण भट्ट। देखो, मैं आपसे एक बात कहती हूँ, आप ये सोचो कि आपको अगर बैठा दिया जाए कि आप एग्जाम पेपर सेट करें, मान लीजिए आपको हमने बैठा दिया कि आप एग्जाम पेपर सेट करें स्टूडेंट्स के लिए, तो सोचिए कि आप क्या लेवल रखेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? आप क्या लेवल रखेंगे? तो समझ लो कि आप एक एग्जामिनर हैं, पेपर सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वही उसी माइंडसेट के साथ आप अपनी स्टडी भी करें दोस्तों। ध्यान रखना, आसान ही चीजें करते रहोगे तो मुश्किलों तक तो पहुंचोगे ही नहीं। मुश्किल चीजें कर लो, ज्यादा से ज्यादा आसान चीजें अपने आप हो जाएंगी। समझ गए मेरी बात? ठीक है, जितना ज्यादा कठिन प्रयास करोगे दोस्तों, ठीक है, आपके लिए चीजें उतनी सरल होती जाएंगी। ठीक है, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। तो दोस्तों, लगातार मेहनत करते रहें। ठीक है, एक दिन पत्थर पर आप निशान जरूर छोड़कर जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें। देखते हैं अगला प्रश्न। बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो ध्यान रहे, 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है। ठीक है, अब ध्यान रखें, बाल कृष्ण भट्ट संपादक थे किसके? प्रदीप, हिंदी प्रदीप पत्रिका के, हिंदी प्रदीप पत्रिका के। ठीक है, ये बात भी याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जरा गौर करें। सूखा बरगद, सूखा बरगद इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो ध्यान रखें, मंजूर एहतश्याम, मंजूर एहतश्याम सूखा बरगद उपन्यास के लेखक हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, जरा गौर करें। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक की संज्ञा दी है। यहाँ क्या प्रश्न बनेगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक और लास्य रूपक, ये 2 शब्दों पर ध्यान दे दोस्तों, नाट्य और लास्य। ठीक है, इसकी संज्ञा किसे दी है? तो ध्यान रखें, भारत दुर्दशा को, भारत दुर्दशा को नाट्य रासक व लास्य रूपक की संज्ञा दी है।
तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। अच्छा, एक बात और सुने, भारत दूरदशा ये एक रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, वहीं ये एक रचना प्रताप नारायण मिश्र जी की भी है। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र जी की। इसके अलावा एक लेखक और हैं, मैं नाम भूल रही हूँ अभी, बालकृष्ण भट्ट हैं या बाल मुकुंद गुप्त हैं, इनमें से कोई है। ठीक है, जिनकी रचना भी भारत दूरदशा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब भी ये रचना आएगी आपको बहुत ही ध्यान से प्रश्न को देखना है, कौन से रचनाकार की रचना पूछी जा रही है, आपको सही से सोचते समझते हुए अपना आंसर टिक करना है। ठीक है, विधाएं अलग अलग हैं, अलग अलग विधाओं में ये रचना है। ठीक, तो ध्यान देंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, जरा गौर करें। प्रश्न है सज्जन, कामना, करुणालय एवं प्रायश्चित। सज्जन, कामना, करुणालय एवं प्रायश्चित, इनमें से जयशंकर प्रसाद का नाटक कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय की अन्यापदेशिक शैली पर आधारित है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा नाटक, प्रसाद का कौन सा नाटक कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय की अन्यापदेशिक शैली पर आधारित है। तो ध्यान रखें, कामना नाटक। कौन सा? कामना नाटक। ठीक है, ध्यान रखें, सज्जन, कामना, करुणालय एवं प्रायश्चित, ये चारों की चारों नाटक किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के। पहला नाटक है सज्जन। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब इसमें से क्या महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण ये कि प्रसाद जी का नाटक कामना श्री कृष्ण मिश्र जी के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय की अन्यापदेशिका शैली पर आधारित है। ध्यान रखें, कौन सी शैली? अन्यापदेशिका। ठीक है, ये एक शैली है दोस्तों। ठीक है, संस्कृत नाटक है प्रबोध चंद्रोदय, ये बात भी ध्यान रखें, प्रश्न यहीं से बनेगा। ठीक, और बना भी हुआ है, ध्यान दें। ठीक, अगला प्रश्न है, जरा गौर करें। आत्मकथा है दोस्तों अपनी खबर। कौन सी? अपनी खबर किसकी है? तो ध्यान रखें, अपनी खबर आत्मकथा है पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी की। पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी की आत्मकथा है कौन सी? अपनी खबर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं जो कह रहे हैं कि हमें कैसे स्टडी करनी है। तो पहली बात तो उसके लिए मैंने बताया है कि कमेंट बॉक्स में पार्ट 25 है घटना चक्र का, आप उसका कमेंट बॉक्स देख लें, उसमें मैंने बताया हुआ है कैसे पढ़ना है। ठीक, अदरवाइज अगर आपके पास किताबें पढ़ने का समय नहीं है तो दोस्तों रामबाण संकलन की वीडियो लाइन से देखते चले जाएं। ठीक है, रामबाण संकलन की जो वीडियो हैं उन्हें लाइन से देखते चले जाएं, कम से कम 2 से 3 बार सभी वीडियोस को देख लें आप। ठीक है, वो वीडियो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी कि स्टूडेंट्स को किताबों की जरूरत ही ना पड़े, समझे? किताबों का ही कंटेंट मैंने टाइप करके मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो किताबें पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब अच्छे से वो सारे वीडियो देख लें उसके बाद किताब उठाएं। ठीक है, उसके बाद किताबें उठाएं, फिर आप देखें और फिर कंपेयर करें वीडियोस को अपनी किताबों से। जो छूटी हुई चीजें हैं उनको अपनी मेमोरी में ऐड करते जाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसलिए कि सिर्फ सुने, आप सिर्फ सुने, अभी पहले वीडियो को अच्छे से सुनो, क्वेश्चंस को माइंड में सेट कर लो। देखो, घटना चक्र के वीडियो लगा लो डेली के 5-10 जैसी आपकी कैपेसिटी हो। ठीक, इसके अलावा अगर आपके पास किताबें पढ़ने का समय नहीं है तो आप क्या करें, रामबाण संकलन की जो वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में, आप उसमें से डेली का टारगेट सेट करके कम से कम 2 वीडियो देख लो। ठीक है, तो एक तरह से आपकी किताब भी साइड में चलती रहेगी और आपके प्रश्न भी चलते रहेंगे। ठीक है, और जब आप सारी वीडियो देख लें, आपको लगे कि हाँ मेरा काम कंप्लीट हो गया है, अगर एक बार भी देखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सभी वीडियोस देखने के बाद आप उसकी फिर किताब उठा लें। ठीक है, किताब उठा लें, फिर प्रश्न लगाएं। समझ गए? अपनी किताबों के प्रश्न लगाते जाएं टॉपिक के हिसाब से। मान लो एक टॉपिक आपने वीडियो से कवर कर लिया, देन आप उठाओ अपनी किताब उठाई, आपने वहां से भी टॉपिक कवर कर लिया, अब देखो अपनी किताब के प्रश्न। ठीक है, अपने प्रश्न देखने के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। ठीक है, इसी तरह से अपनी स्टडी कंटिन्यू रखते चलो। ठीक, और घटना चक्र के भी वीडियो साथ में देखते जाओ तो आपको इंपॉर्टेंट बातें भी साथ में पता चलती चलेंगी। ठीक है, ये वीडियोस दोस्तों इसी उद्देश्य से बनाए गए थे कि
आपको किताबें, अब जिन स्टूडेंट्स के पास नहीं है पढ़ने का समय, मान लो फैमिली में किसी के पास एक ही रूम है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, 4-5 लोग हैं घर में और एक ही रूम में कैसे स्टूडेंट पढ़ेगा? हालांकि बच्चा बहुत अच्छा है लेकिन नहीं पढ़ पा रहा है। ठीक, तो ये बनाए कि चलो आजकल मोबाइल सबके पास है। ठीक, अगर आपके पास इंटरनेट की वो असुविधा है तो मैं ये कहूँगी कि अपने स्टडी के मामले में आप थोड़े से पैसों के चक्कर में आप अपनी लाइफ के साथ मत खेलें। आप वाईफाई कनेक्शन ले लें, ठीक है, 3 महीने की आप रिचार्ज करा लें। मैं ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, 3 महीने का सिर्फ आप वाईफाई कनेक्शन लेकर रिचार्ज करा लें। दोस्तों मेरा यकीन मानो, ये 3 महीने के जो आपके पैसे रहेंगे 1500-2000 के आसपास कुछ होता है रिचार्ज, ठीक है, आपका वेस्ट नहीं होगा। कम से कम 30-40 हज़ार कोचिंग में आप जा करके जो आप पेमेंट करोगे, उससे अच्छा है कि आप 2000 या 1500 में अपना वाईफाई सेट करा करके, ठीक है, आप ये वीडियोस देख लें। ठीक है, सस्ते में अच्छा काम हो जाएगा आपका। मैं अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, सिर्फ कुछ पैसों के चलते आप अपने भविष्य के साथ ना खेलें दोस्तों। ठीक है, समझना, भाषण लग रहा हो तो स्किप कर देना, लेकिन मुझे लगता है कि आपको बतानी चाहिए बातें। ठीक है, अगर क्योंकि स्टार्टिंग में जो वीडियो मैंने भी बनाए थे तो मुझे नहीं पता था कि किस तरह से मतलब ये MB और KB का मतलब सेटिंग्स होती है एप्लीकेशंस में, नहीं पता था, तो इसलिए वो क्या है कि पूरी 1-1 GB की फाइल अपलोड हुई है, तो मोस्टली स्टूडेंट नहीं देख पा रहे हैं उनको। ठीक है, अब लेकिन मैं कहूँगी ये समस्या कोई बहुत बड़ी नहीं है। आप वाईफाई कनेक्शन ले लें, वाईफाई कनेक्शन लेने के बाद सिर्फ 3 महीने तक ले लें, कोई ज़्यादा नहीं, 3 महीने आप अच्छे से पढ़ लें लगातार। ठीक है, आपको पैसा वसूल ना होना उसके बाद मुझसे कहना आप। ठीक है, तो अपने भविष्य के साथ ना खेलें दोस्तों, मन से पढ़ें और ढंग से पढ़ें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, गौर करेंगे दोस्तों। प्रश्न है हमारा, अपनी खबर लेखक, अपनी खबर किस लेखक की आत्मकथा है? तो हमने अभी पढ़ा पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी की, पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी की आत्मकथा है अपनी खबर। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्या है जरा ध्यान दें। डिप्टी कलेक्टरी जिंदगी और जोंक, एक और जिंदगी एवं मौत का नगर, एक और जिंदगी एवं मौत का नगर, इनमें से अमरकांत द्वारा रचित कहानी कौन सी नहीं है? इनमें से अमरकांत द्वारा रचित कहानी कौन सी नहीं है? तो ध्यान दें, एक और जिंदगी कहानी किसकी है? मोहन राकेश जी की। मोहन राकेश जी की कहानी है एक और जिंदगी, ना कि अमरकांत की। अब अमरकांत की कौन सी कहानी है? तो जरा ध्यान दें, डिप्टी कलेक्टरी। फिर है अमरकांत की कहानी जिंदगी और जोंक। फिर है अमरकांत की कहानी मौत का नगर। ठीक है, ध्यान रखें, डिप्टी कलेक्टरी, जिंदगी और जोंक, मौत का नगर, ये 3 कहानियां अमरकांत की हैं, जबकि एक और जिंदगी ये कहानी है मोहन राकेश जी की। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दे दोस्तों, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह उक्ति किसकी है? तो आचार्य विश्वनाथ की। किसकी? आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है, और आचार्य विश्वनाथ की एक रचना है दोस्तों, ध्यान रखें, साहित्य दर्पण। इनका समय है दोस्तों 14वीं शताब्दी। आचार्य विश्वनाथ का समय है 14वीं शताब्दी। अब यहाँ पंक्ति है, जरा ध्यान दें, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की। याद रखेंगे दोस्तों, काव्य शास्त्री आचार्य हैं। अगला प्रश्न है, ध्वन्यालोक, इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ध्यान दें, आनंद वर्धन। ठीक है, ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता हैं। ठीक है, और ध्वनि संप्रदाय, ध्वनि से बना ध्वन्या। ठीक है, इसलिए इनकी रचना का नाम है ध्वन्यालोक। ठीक है,
और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भी हैं आचार्य आनंद वर्धन। याद रखेंगे दोस्तों, इनका समय क्या है, 9वीं से 10वीं शताब्दी। ठीक है, याद रखें। अगला प्रश्न है विरेचन सिद्धांत। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो ध्यान रखें, अरस्तु। अरस्तु का सिद्धांत है विरेचन सिद्धांत। ठीक है, अरस्तु प्रवर्तक आचार्य हैं किसके? विरेचन सिद्धांत के। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, लघु मानव की अवधारणा। लघु मानव की अवधारणा किसकी रचना है? तो ध्यान दें, विजय देव नारायण शाही की। विजय देव नारायण शाही की रचना है दोस्तों लघु मानव की अवधारणा। ठीक है, याद रखें। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो रचना काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम है दोस्तों, ध्यान दे जरा। सबसे पहले अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का समय है 1253 से 1325 ईस्वी। 1253 से 1325 ईस्वी। फिर है दोस्तों कबीर। कौन है? कबीर। इनका समय है 1398। याद रखें, कबीर का समय 1398 से 1518 ईस्वी। 1518 ईस्वी। अब जरा यहाँ एक बात पर ध्यान दें, कबीर के जन्म को लेकर, ठीक है, आचार्यों में मतभेद हैं। तो किसी ने कुछ समय माना है, किसी ने कुछ माना है। आप फॉलो करेंगे किसको? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के समय को। ठीक है, इन्होंने जो समय माने हैं दोस्तों उनको आप याद कर लें। ठीक, तो गौर करें। अगला प्रश्न है, अगले कवि हैं, ध्यान दें, रचनाकार दादू दयाल। दादू दयाल, इनका समय है 1544 से 1603 ईस्वी। 1544 से 1603 ईस्वी। फिर है दोस्तों सुंदरदास। कौन? सुंदरदास। ठीक है, इनका समय है 1596 से 1689 ईस्वी। 1596 से 1689 ईस्वी सुंदरदास जी का समय है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दादू दयाल के शिष्य कौन थे? तो ध्यान रखें, रज्जब। ठीक है, रज्जब इनके शिष्य थे दादू दयाल के, जिन्होंने अंगवधु के नाम से इनकी वाणियों का संकलन किया था। और हरडे वाणी के नाम से इनकी वाणियों का संकलन किसने किया था? पीताम्बर दत्त वर्धवल जी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एक है संत दास और एक जगन्नाथ दास, इन्होंने भी संकलन किया था। ठीक है, तो देख लेंगे आप फिर भी एक बार। ठीक, तो अपनी किताबों में जरूर देख लेना। जहां जहां मुझे डाउट लग रहा है ना, वो सभी डाउट आप अपनी किताबों से एक बार क्लियर कर लेना। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों। अदरवाइज आप मेरी वन लाइनर क्वेश्चंस की वीडियो देख लें, वहां मैंने ये सारी चीजें क्लियर की हुई हैं। ठीक, अब एक बार फिर से सुने। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का समय है 1253 से 1325 ईस्वी। फिर है कबीर जी। कबीर दास का समय है 1398 से 1518 ईस्वी। फिर है दोस्तों दादू दयाल जी, इनका समय है 1544 से 1603 ईस्वी। फिर है दोस्तों सुंदर दास जी। ठीक है, श्याम सुंदर दास जी, इनका समय है क्या? 1596 से 1689 ईस्वी। ध्यान रखें। ठीक है, और सुंदरदास नाम से भी 2-3 नाम हैं, तो जहां कहीं भी ये नाम आए और इनकी रचना आए तो आप हाईलाइट कर लेना दोस्तों। ठीक है, तो आप ऐसे नाम जो एक जैसे दिखने वाले हैं लेकिन अलग अलग हैं, जिनकी रचनाएं एक जैसी दिखने वाली हैं लेकिन अलग अलग हैं, ऐसे प्रश्नों की लिस्ट आपको अपनी नोटबुक में अलग से बनानी है। और ये कैसे पता चलेगा आपको? जब आप वीडियोस को बार बार देखेंगे, तब चीजें छट करके अपने आप निकल के आने लगेंगी। ठीक, वीडियो नहीं देखते हैं तो आप अपनी किताबें देख लें, जहां से आपको अच्छा लगे दोस्तों वहां से पढ़ें। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे ही चैनल से पढ़ें, जिस भी चैनल से पढ़ें दोस्तों अच्छे से पढ़ें। ठीक है, ध्यान रखें, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं दोस्तों, जहां आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिले आप वहां पढ़ें, लेकिन अपने साथ किसी प्रकार का समझौता मत करना दोस्तों। ठीक है, आप लाइफ के किस स्टेज पर हैं आपको अच्छे से पता है। ठीक है, ज्यादा समय नहीं है, ये बात भी आपको पता है। ठीक, तो इसलिए जल्दी से जल्दी अपने ऊपर अपना समय लगाएं और मेहनत करें और अपने आप को कामयाब बनाकर दिखाएं। ठीक है, ध्यान रखें। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, रचना काल की दृष्टि से कवियों का
सही अनुक्रम क्या है? क्या है प्रश्न? रचना काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले है कवि आलम, फिर है घनानंद, फिर है ठाकुर, फिर है द्विजदेव। ठीक है, कौन है? रीतिकालीन कवि हैं और रीतिकालीन रीति मुक्त श्रेणी के कवि हैं ये सभी। कौन कौन? आलम, घनानंद, ठाकुर, द्विजदेव। आलम, घनानंद, ठाकुर, द्विजदेव। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, और घनानंद को क्या कहा जाता है? प्रेम की पीर का कवि। इनकी प्रेयसी थी सुजान। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सुजान चरित रचना है। ठीक, सुजान बोध, सही, देख लेना इनकी रचनाएं। ठीक, देखते हैं। अच्छा, घनानंद की प्रेयसी थी सुजान, वहीं बोधा की प्रेयसी थी सुभान। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले कृति है राष्ट्रीय मंत्र, राष्ट्रीय मंत्र। फिर है कृति स्वदेश संगीत, स्वदेश संगीत। फिर है कृति रेणुका, कौन सी? रेणुका। फिर है कृति कुमकुम, कौन सी? कुमकुम। याद रखें दोस्तों। तो सबसे पहले कृति है राष्ट्रीय मंत्र, फिर है स्वदेश संगीत, फिर है रेणुका, फिर है कुमकुम। याद रखें दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, जन्म काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, इनका समय है 1866 से 1932 ईस्वी। 1866 से 1932 ईस्वी। ठीक है, और कहीं कहीं 17वीं शताब्दी भी लिखा मिलता है, तो दोनों समय याद रखेंगे इनके। ठीक है, फिर है कौन? सत्यनारायण कविरत्न जी। सत्यनारायण कविरत्न जी, इनका समय है 1880 से 1918 ईस्वी। 1880 से 1918 ईस्वी। फिर है गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी। कौन? गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी। तो दोस्तों इनका समय है 1883 से 1972 ईस्वी। 1883 से 1972 ईस्वी। ठीक है, फिर है मुकुटधर पांडे। कौन? मुकुटधर पांडे, इनका समय है 1895 से 1988 ईस्वी। 1895 से 1988 ईस्वी मुकुटधर पांडे का समय है। ठीक है, तो ध्यान दें। सबसे पहले जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिनका समय 1866 से 1932 ईस्वी। फिर है सत्यनारायण कविरत्न, इनका समय है 1880 से 1918 ईस्वी। फिर है गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी, इनका समय है 1883 से 1972 ईस्वी। फिर है मुकुटधर पांडे, इनका समय है 1895 से 1988 ईस्वी। याद रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।